अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम CS 605 यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो है फाइनल टर्म की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट मैंने पहले अपलोड कर दिया हुआ है, आई थिंक आपने देख लिया होगा, और अगर आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके देख सकते हैं। बहुत डिटेल से हमने सारे MCQs डिस्कस किए थे, तो मैंने सोचा आज हम जो है सब्जेक्टिव पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें भी जितने भी आंसर्स होंगे उन्हें हम कॉन्सेप्चुअली देखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ सकते हुए उन्हें भी हम साथ साथ कवर करते जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मीन टाइम बिटवीन फेलियर। मीन टाइम बिटवीन फेलियर यानी कि MTBF का आपने फॉर्मूला लिखना है। तो ये आपके पास फॉर्मूला है MTBF का, MTTF प्लस MTTR। तो MTTF जो है ये मीन टाइम टू फेलियर है और ये मीन टाइम टू रिक्वायर्ड है। तो ये आपके पास फॉर्मूला, ये आपने एज इट इज़ लिख देना है। वैसे तो आई थिंक ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हाँ ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। और अब हमारे पास 2 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं आते, तो इसका मतलब है कि ये आपको जो है MCQs में आ सकता है, या इसके साथ वो आपको कुछ एडिशन करके 3 मार्क्स में दे सकता है। ठीक है, तो बस आपने ये फॉर्मूला जो है ये याद रख लेना है, कैलकुलेशन भी इसकी आ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि आ स्टूडेंट क्लेम्स दैट रिक्वायरमेंट एरर आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एरर एंड आर मोस्ट कॉस्टली टू फिक्स। डू यू एग्री विद दिस और नॉट। कहता है कि एक स्टूडेंट है, वो कहता है कि जो रिक्वायरमेंट एरर्स होते हैं यानी कि रिक्वायरमेंट फेज़ के अंदर जो एरर्स आते हैं वही सबसे बड़ी वजह होते हैं सॉफ्टवेयर के फेल होने की, और जो है वही ऐसे होते हैं एरर्स जिन्हें बहुत सारी अमाउंट चाहिए होती है फिक्स करने के लिए। तो क्या आप इसकी बात से एग्री करते हैं या नहीं करते। तो जी हम इसकी बात से एग्री करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता है। रिक्वायरमेंट फ़ेज़ एक ऐसा फ़ेज़ होता है, अगर आप रिक्वायरमेंट फ़ेज़ अपना बहुत अच्छा कर लेते हैं तो आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये देखें, मैंने आपके लिए जो है सारे क्वेश्चंस उनके आंसर जो हैं बहुत केयरफुली राइट किए हुए हैं। तो आप इन्हें एज इट इज़ भी लिख देंगे तो आपके जो है मार्क्स आ जाएंगे। तो इसके नीचे जगह नहीं थी, मैंने ऊपर लिख दिया है। वो कहता है येस आई एग्री, प्रोजेक्ट सक्सेस डिपेंड ऑन गुड रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। यानी कि 3 पॉइंट मैंने बना दिए हैं, वैसे पॉइंट्स में तो नहीं लिखा हुआ था, लेकिन अगर आप 3 पॉइंट इसमें लिख दें तो कवर हो जाएगा। सबसे पहला क्या कि प्रोजेक्ट की सक्सेस जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट पे डिपेंड कर रही होती है। रिक्वायरमेंट अच्छी तो प्रोजेक्ट अच्छा, रिक्वायरमेंट बुरी तो प्रोजेक्ट बुरा। ठीक है, सेकेंड वही चीज़ है, इट मे बी रिकॉल्ड दैट रिक्वायरमेंट एरर आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एरर एंड द मोस्ट कॉस्टली टू फिक्स। ये वही स्टेटमेंट है जो उन्होंने दी हुई है। और थर्ड स्टेटमेंट ये है कि इट मे बी आल्सो बी रिकॉल्ड दैट रिक्वायरमेंट एरर आर लिस्टेड टू वन ऑफ द रूट्स कॉज ऑफ। यानी कि प्रोजेक्ट फेलियर की जड़ जो होती है, अगर हम किसी चीज़ की रूट तक पहुँचे कि आखिर इस मसले की वजह क्या थी, ये जो प्रोजेक्ट फेल हुआ है इसकी वजह क्या थी, तो मोस्टली उसकी वजह जो है वो रिक्वायरमेंट एरर्स ही निकलते हैं। ठीक है, तो बस आपने ये फाइंड कर देना है, कह देना है कि येस आई एग्री, मैं एग्री करता हूँ। और सबसे पहला आपने लिखना है कि प्रोजेक्ट की सक्सेस जो है वो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट पे डिपेंड करती है, और ज़्यादातर ऐसा होता है कि यही रूट्स होती हैं उसके फेलियर की प्रोजेक्ट के। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, कहता है मैसेज चेन्स कैन बी बैड स्मेल हाउ। जो मैसेज की चेन्स बनी होती हैं क्या वो बैड स्मेल आपको प्रोवाइड करती हैं, कैसे। बैड स्मेल का मतलब है कि जो है आपके कोड को या आपके सॉफ्टवेयर को कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं, उसमें बुरा इफ़ेक्ट देती हैं। तो जी हाँ, मैसेज की जो चेन्स हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होता है। जैसे ये देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ एक एग्जांपल लिखी है, इजी आपको समझ आ जाए इसके लिए। तो कहता है कि हमारे पास अगर क्लास ए है, ठीक है, कहता है कि हमारे पास क्या है, क्लास ए है, तो क्लास ए ने क्लास ई से डाटा लेना है। तो जब क्लास ए सबसे पहले कहेगी क्लास ई से डाटा दे दो, क्लास ई को वही डाटा जो है उसने क्लास डी से लेना है, क्लास डी वही डाटा क्लास सी से लेगी और क्लास सी क्लास ऑब्जेक्ट बी से। तो आप देखें, बी पहले सी को देगा, फिर सी डी को देगा, फिर डी ई को देगा, तो फिर ई जो है वो ला के इधर ए को देगा। तो इतनी लंबी जब मैसेज चेन बन जाए तो वो आपको खुद ही नज़र आ रहा होगा कि वो हमारे प्रोग्राम को, कोड को जो है वो कॉम्प्लिकेटेड कर देती है। ठीक है, तो इसलिए ये बैड स्मेल देती हैं। तो यस, इन दिस अ क्लाइंट, इसमें क्या होता है कि क्लाइंट आस्क एन ऑब्जेक्ट फॉर अनदर ऑब्जेक्ट एंड देन आस्क दैट ऑब्जेक्ट फॉर अनदर ऑब्जेक्ट। ये जो मैंने नीचे एग्जांपल दी हुई है,
कि क्लाइंट एक ऑब्जेक्ट के लिए कहता है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो अगला ऑब्जेक्ट के लिए चला जाता है और वो ऑब्जेक्ट किसी अगले ऑब्जेक्ट के फाइंड करने चला जाता है, तो ये बैड है बिकॉज क्लाइंट डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द नेविगेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, ये मैंने क्रॉस किए हुए हैं, ये मिड टर्म्स के हैं तो इसलिए मैंने इन्हें क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी से क्या मुराद है? देखिए, रिलायबल है तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि रिलायबल का क्या मीनिंग होता है, यानी कि आपका सॉफ्टवेयर कितनी देर फेल हुए बगैर अच्छे से काम कर सकता है, ये आपने बताना होता है सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी में। तो वो पूछता है कि आपने बताना है आप सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर फ्री ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। आपके कंप्यूटर प्रोग्राम की फेलियर फ्री, यानी कि आपका कंप्यूटर का प्रोग्राम जो है वो फेल हुए बगैर उसके चलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस हैं, ठीक है, इन अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट फॉर द स्पेसिफिक टाइम, एक ख़ास वक्त और ख़ास जगह के लिहाज से। तो ये आपने एज इट इज़ डेफिनेशन लिख देनी है और नीचे की एग्जांपल दी हुई है। आप प्रोग्राम एक्स कैन बी एस्टिमेटेड टू हैव अ रिलायबिलिटी ऑफ 0.96 ओवर 8 elapsed hours। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ये आंसर है। नेक्स्ट वो कहता है नॉर्मली व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंक्लूड इन कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस रिपोर्टिंग। कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस रिपोर्टिंग के अंदर हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है? कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस रिपोर्टिंग क्या है? देखें, जब हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करते हैं ना, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ऐसी चीज़ होती है जो हमारे पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज कर रही होती है। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जो इन्फॉर्मेशन लेके हम रिपोर्ट बनाते हैं, वो हम कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस रिपोर्टिंग होती है। तो कहता है हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो देखिए, हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले कि व्हाट हैपेंड, आखिर हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है हु डिड इट, ये प्रॉब्लम किस ने क्रिएट की है, किस वजह से हुई है। व्हेन डिड इट हैपन, ये कब हुई है। और व्हाट एल्स विल बी इफेक्टेड, और इससे क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये चार चीज़ें हमने जो है वो फाइंड करनी होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है डू यू थिंक डैट अ कॉमेंट कैन बी अ बैड स्मेल, प्रोवाइड रीज़न। अभी हमने ऊपर देखा था उसने बैड स्मेल का पूछा था एक क्वेश्चन, लेकिन वो यहाँ पूछा है क्या कॉमेंट भी बैड स्मेल होते हैं। तो नहीं, कमेंट जो है ये बैड स्मेल क्रिएट नहीं करते, क्योंकि कमेंट जो होते हैं ये हमारे, अगर हमने गंदा सा कोड भी लिखा हो तो उसे भी ये प्रेफरेबल बना देते हैं। हम जो कोड समझ में नहीं आ रहा होता उससे भी वहाँ पे हम अगर कमेंट दे दें तो वो समझ में आने लग जाता है, तो ये हमारी मदद करता है, ठीक है। ये डिओड्रेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, तो इसलिए हम कहेंगे नो, ये बैड स्मेल हमें क्रिएट नहीं करता। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमारे पास दो टारगेट्स हैं, एक टारगेट मेरा है और एक आपका है। तो मेरा टारगेट तो ये है कि मैं जो है आपके लिए अच्छे से क्वेश्चंस जो हैं वो प्रिपेयर करूं और आपके पेपर्स में आपकी हेल्प करूं, और आपका ये है कि आपने हमारे चैनल को जो है मिलियंस तक पहुंचाना है। तो उसके लिए क्या आप कोशिश कर रहे हैं, मैं तो आपके लिए फुल एफर्ट कर रही हूँ, तो आपको भी करनी चाहिए। तो अगर नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं तो कहूँगी अगर आपके पास और डिवाइसेस या और चैनल्स हैं तो वहाँ से भी सब्सक्राइब कर दें। आप हमारी एफ़र्ट का इतना तो कर ही सकते हैं। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डज सॉफ्टवेयर क्वालिटी डिपेंड ओनली ऑन द सोर्स कोड, कमेंट ऑन इट। कहता है कि आपकी जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी है क्या वो सिर्फ सोर्स कोड पे डिपेंड कर रही है। अगर आप देखें तो यहाँ पे उसने लिखा है ओनली ऑन, तो क्या ये सिर्फ सोर्स कोड पे डिपेंड कर रही है? तो आपको पता है कि सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी होती है वो सिर्फ सोर्स कोड पे डिपेंड नहीं करती, उसमें हम और बहुत चीज़ें करते हैं, हम रिक्वायरमेंट्स लिखते हैं। अभी हमने ऊपर देखा था कि रिक्वायरमेंट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, फिर हम उसे डिज़ाइन करते हैं, फिर कोडिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। तो सिर्फ सोर्स कोड पे तो डिपेंड नहीं कर रही होती, इसलिए हम कहेंगे नो, सॉफ्टवेयर क्वालिटी डिपेंड नॉट ओनली ऑन सॉफ्ट कोड बट also on factors like documentation, testing, user experience and overall system architecture। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, वो कहता है लिस्ट स्टेप्स ऑफ सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल। आपके पास सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल है, उसमें स्टेप्स हैं, तो आपने स्टेप की सिर्फ लिस्ट लिख देनी है। कहता है आपने जो है उसमें इंटरनल डिटेल नहीं देनी, सिर्फ उसके स्टेप्स लिख देने हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मैंने स्टेप्स आपके पास नीचे लिखे हुए हैं, ये आपके ना नोट्स में साइकिल बना हुआ है एक,
उसी साइकिल से मैंने लेके आपके यहाँ पे जो है वो लिख दी है ताकि आपको इजी हो जाए। ये देखें ये साइकिल बना हुआ है, तो इसी साइकिल को लेके तो मैंने आपके यहाँ पे जो है स्टेप्स लिख दिए हैं। तो ये नीचे एक्स्ट्रा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने वैसी लिखी हैं। ये बस जो आपके पास पॉइंट हैं ये 1 2 3 और 4, ये 4 पॉइंट्स आप लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने इन्वेंट्री एनालिसिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट रिस्ट्रक्चरिंग, आपके जो डॉक्यूमेंट है उन्हें आपने रिस्ट्रक्चर करना है। थर्ड जो है वो आपने रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, और फोर्थ जो है वो प्रोग्राम रिस्ट्रक्चर करना है। ये 4 स्टेप हैं, ये 4 स्टेप आपने लिख देना और आपका क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट ये भी हमारे मिड्स के हैं, ये मैंने क्रॉस किए हुए हैं, ये हमने नहीं करने हैं। ये एक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अब नहीं आते क्योंकि ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको MCQs में आ सकते हैं, इसलिए आपने इन्हें प्रिपेयर ज़रूर कर लेना है। तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। देखें यहाँ उसने पूछा हुआ है कि SCI का क्या मतलब है। तो मैंने आपको बताया था, ऊपर भी हमने इस बारे में बात की थी शायद, कि जो आपके पास एब्रीवेशंस हैं वो आपने याद रख लेने हैं। इसमें बहुत सारे एब्रीवेशंस हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किसका स्टैंड फॉर क्या है। तो जो SCM में ये हमारे पास सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट होता है, और SCI जो हमारे पास है ये सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स होती हैं। तो ये बस आपने ऐसे याद रख लेना है। कहता है इज़ इट इफ़ेक्टिव टू असाइन अ रिलीज़ नंबर टू ईच एंड एवरी रिलीज़। देखिए रिलीज़ क्या है, जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, आप भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते होंगे, जैसे हम कह लें कि हम फ़ोटोशॉप यूज़ करते हैं, या कोई भी माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड हम यूज़ करते हैं, तो आपको पता होगा उसमें जो है मुख्तलिफ वर्जन होते हैं, ये वर्जन 1 है, वर्जन 2 है, ठीक है। तो कहता है वो जो होती है उसे रिलीज़ कहा जाता है, वो जब रिलीज़ करते हैं तो उसे वो नाम देते हैं। तो कहता है क्या ये हो सकता है कि हम हर रिलीज़ को नाम दे दें? तो जी ये इज़ इट इफ़ेक्टिव, क्या ये इफ़ेक्टिव होगा? तो जी ये इफ़ेक्टिव होता है। देखें अगर आपके पास जितने भी उनकी रिलीज़ हैं, हर रिलीज़ का एक ख़ास नंबर, एक ख़ास नाम दिया होगा, तो आप इजीली पहचान सकते हैं कि मेरे कंप्यूटर के हिसाब से कौन सी इफ़ेक्टिव है, मैंने कौन सी करनी है। तो अगर उसे नाम दिया होगा तो आप फ़ौरन फाइंड कर लेंगे। तो येस इट इज़ इफ़ेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोड रीफैक्टरिंग व्हाट इज़ मेंट बाय टर्म बैड स्मेल। बैड स्मेल का क्या मतलब है? देखिए बैड स्मेल जो फ़िलासफ़ी है ये सिंपल यही है कि इफ़ इट स्टिंग्स चेंज इट, कि अगर ये बैड स्मेल वाली जो चीज़ है वो आपके उसमें आ रही है तो उसे आप फ़ौरन चेंज कर दें, ख़त्म कर दें वहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके पास ये मिड्स के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, कहता है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज़ अ डिज़ाइन एक्टिविटी। कहता है कि जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है ये डिज़ाइन एक्टिविटी है, क्या आप इससे एग्री करते हैं या नहीं? एक रीज़न देनी है आपने अपने आंसर की। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, यानी कि इसमें हमने चीज़ों को मैनेज करना है, डिज़ाइन नहीं करना। डिज़ाइन तो एक अलग से एक्टिविटी होती है, मैनेजमेंट जो है ये ओवरऑल सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डिज़ाइन एक्टिविटी नहीं होती, तो हम कहेंगे नो। अब हमने रीज़न देनी है तो उसके लिए हम लिखेंगे बिकॉज द पर्पज़ ऑफ SCM is to establish and maintain the integrity और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स थ्रू द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। यानी कि आपके प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल, प्रोजेक्ट जो है आपका उसके पूरे लाइफ साइकिल के अंदर आपके सॉफ्टवेयर की प्रोडक्ट्स और सॉफ्टवेयर की इंटेग्रिटी को मेंटेन और स्टेबल करना है काम इसका, SCM का, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का काम क्या है कि आपके प्रोजेक्ट की जितनी भी लाइफ है उसके अंदर आपके सॉफ्टवेयर की प्रोडक्ट्स और उसकी इंटेग्रिटी जो है वो स्टेबल रहे और मेंटेन रहे, ये काम है इसका। इसका काम जो है वो डिज़ाइन एक्टिविटी हरगिज़ नहीं है, ठीक है। ये दोनों मैंने एब्रीवेशन आपके लिए लिख दी हैं। CMM जो है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, और SCM जो है वो कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज़ अ डिज़ाइन एक्टिविटी। ये वही क्वेश्चन आ गया है, रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है मेंशन द सिचुएशंस व्हेन यू थिंक दैट इट इज़ अप्रोप्रिएट टू स्क्रैप अ लेजेसी सिस्टम कम्प्लीटली। कहता है कि एक सिस्टम है, एक प्रोग्राम है, एक आप समझ लें कि प्रोजेक्ट है जिसे हम यूज़ कर रहे थे, बहुत देर से, बहुत अरसे से वो यूज़ हो रहा था।
तो ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं कि जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम कह सकते हैं कि ठीक है, अब हम ये हमारे काम का नहीं रहा, अब हमें इसे स्क्रैप कर देना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशंस आपने बतानी है, ये उसने क्वेश्चन किया हुआ है। आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा चैनल। आप हमारी एफ़र्ट्स के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। मैं आप तो इसका आंसर है हमारे पास, दिस इज़ द केस व्हेन सिस्टम इज़ नॉट मेकिंग एन इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन टू बिजनेस प्रोसेस। ये तब होता है जब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमारे बिजनेस को अच्छे से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, इफ़ेक्टिव कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा, यानी कि अब हमारा बिज़नेस उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा हमारे बिज़नेस को। उल्टा जो है हमें उस पर रकम ही लगानी पड़ती है, बार बार उसे रिपेयर करवाना पड़ता है और उस पर काम करना पड़ता है। ये वजह हो सकती है, या फिर आपकी ये वजह हो सकती है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें इतनी चेंजिंग आ गई है कि अब वो उस पर डिपेंड ही नहीं कर रही, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सॉफ्टवेयर पे डिपेंड ही नहीं कर रही, इतनी उसमें चेंजिंग आ गई है। तो इन ये जो सिचुएशंस होती हैं, इनमें आप जो है अपने सिस्टम को स्क्रैप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये सारे मिड्स के क्वेश्चन हैं, और ये देखें, ये क्वेश्चन वही दिया हुआ है, लिस्ट स्टेप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल। तो आपने बस इसके स्टेप लिख देने हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इन्वेंट्री एनालिसिस है, डॉक्यूमेंट रिस्ट्रक्चरिंग है, रिवर्स इंजीनियरिंग है, और ये तीनों को मिला के हमने लिखा था प्रोग्रामिंग रिस्ट्रक्चरिंग। तो आप इस तरह 4 स्टेप लिख देंगे तो आपका ये कवर हो जाएगा। आप इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे इन्होंने ये 6 लिखे हुए हैं, या आप जैसे मैंने 4 बताए थे उस तरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है वाई लॉन्ग मेथड इज़ कंसिडर टू बी बैड स्मेल। लॉन्ग मेथड जो होते हैं उन्हें बैड स्मेल क्यों कंसिडर किया जाता है? आप खुद सोचें, लॉन्ग मेथड जो है, एक कोडिंग आप कर रहे हैं, आप कोडिंग की जा रहे हैं, आपने 4-5 पेजेस की जो है वो कोडिंग कर दी है, और जब आप उसे खुद ही रिवाइज करने लगेंगे ना, खुद ही रीचेक करने लगेंगे, तो आपको समझ ही नहीं आएगी क्या किया हुआ है। इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए तो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमें दी गई है ना, कि आप जो है अपने पार्ट्स को छोटा छोटा करें, उन्हें कंफर्टेबल जोन में लेके आएँ, और फिर आप जो है उसे यूज़ करें। तो इसलिए लॉन्ग मेथड जो है वो बैड स्मेल पेश करते हैं। तो ये कहता है कि लॉन्ग मेथड्स आर मोर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। लॉन्ग मेथड जो होते हैं वो अंडरस्टैंड करने के लिए डिफ़िकल्ट होते हैं, मुश्किल से समझ में आते हैं। परफॉर्मेंस कंसर्न, अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आप शॉर्ट मेथड्स यूज़ करें, ठीक है। तो उसने एग्जांपल दी हुई है, आपके जो नोट्स में एग्जांपल है वो उसने एक कोड दिया हुआ है, पहले उसने एक लंबा सा कोड लिखा है और फिर उसने उस कोड को जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल में आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन में। तो ये आप इस तरह एग्जाम्पल दे सकते हैं, लॉन्गर सेगमेंट्स ऑफ कोड कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर एंड मोर मैनेजेबल कोड सेगमेंट्स, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है वो ये आपके पास है, ड्यूरिंग फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू मीटिंग द रिकॉर्डेड नोट्स आल इशू। कहता है कि एक फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू मीटिंग हो रही है, FTR मीटिंग। तो फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू मीटिंग से आप क्या मुराद लेते हैं, ये कौन सी मीटिंग होती है? देखिए, रिव्यू से आपको पता चल रहा है कि रिव्यू करना है, यानी कि कमेंट करना है किसी चीज़ पे। तो जो ये फॉर्मली मीटिंग्स अरेंज की जाती हैं, जो आप प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं उस पर रिव्यू करने के लिए, उस पर कमेंट करने के लिए कि इसमें ये मसला है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये ख़राब है, और फिर उन्हें रिकवर किया जाता है। तो कहता है ऐसी एक मीटिंग है, उसके अंदर जो है तमाम इश्यूज़ को लिख लिया है और एंड पे उन्हें समराइज़ कर दिया है, और अब हमने जो है एक लिस्ट इशू करनी है, रिव्यू इशू लिस्ट प्रिपेयर करनी है। तो वो उसके लिए हमें किन चीज़ों पर फोकस करना है? तो देखें, जब आपने एक प्रॉपर रिव्यू इशू लिस्ट आपने इशू करनी होती है, तो उसके लिए आपको 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं आपके। पहला तो ये है कि आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एरियाज़ विद इन द वर्क प्लेस। आप ने जो प्रॉब्लम एरियाज़ फाइंड करने हैं, यानी कि आपने प्रॉब्लम फाइंड किया, फिर आपने प्रॉब्लम एरियाज़ भी फाइंड करने हैं वर्क प्लेस के अंदर, या जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। आपने एक तो फाइंड कर लिया ना कि ये प्रॉब्लम आ रही है, इसे इस तरह नहीं होना चाहिए। अब आपने उसकी रूट भी फाइंड कर लेनी है कि ये डिज़ाइन फेज़ जो है ना, वहाँ से इसका ये कंसर्न है, तो ये वहाँ से सही हो जानी चाहिए। और सेकंड ये है कि एक्शन आइटम चेक लिस्ट, और आपने एक चेक लिस्ट बना लेनी है जिससे पता चल जाए कि आपके जो तमाम इशू थे वो रिज़ॉल्व हो गए हैं, या आपने सारे इशू नोट डाउन कर लिए हैं। तो इस तरह आपने एक चेक लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, कहता है राइट डाउन सम गाइडलाइंस टू मेक अ रिव्यू मीटिंग सक्सेसफुल। आप रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए कोई ऐसी गाइडलाइंस चाहिए कि आपकी मीटिंग जो है वो सक्सेसफुल हो। तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस है? हमारे पास बहुत सारी गाइडलाइंस लिखी हुई थी,
मैंने वो सारी नोट डाउन कर दी है। तो सबसे पहले हमारे पास अवॉइड ड्रिफ्ट, यानी कि आपने ड्रिफ्ट को अवॉइड करना है, आपने पर्सनल कमेंट नहीं करने, टॉन नहीं करना। आपने एक मिस्टेक देखी है तो बजाय इसके कि आप मिस्टेक पे फोकस करें, आप उस बंदे को टॉन करना शुरू कर दें कि भाई तुमने ये गलती कर कैसे ली, इतनी छोटी सी गलती है, तुमसे इतना काम नहीं होता, ये वो, इस तरह की बात आपने नहीं करनी, ठीक है। तो अवॉइड ड्रिफ्ट, आपने ड्रिफ्ट को अवॉइड करना है। उसके बाद जो है आपने लिमिट डिबेट करनी है, यानी कि इधर उधर की बातें नहीं करनी, कोशिश करनी है कि जितनी काम की बात है बस वही की जाए। उसके बाद आपने प्रॉब्लम एरियाज़ को जो है वो इंश्योर करना है, लेकिन आपने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने नहीं बैठना। ये आपकी रिव्यू मीटिंग है, आपने सिर्फ जो है प्रॉब्लम के एरियाज़ को फाइंड करना है और बस सोल्यूशन नहीं देने बैठना उनके। सेकंड है उसके बाद जो है हमारे पास टेक रिटन नोट्स, आपने उन्हें राइट कर लेना है। और एडवांस प्रिपरेशन, यानी कि आपने मीटिंग से पहले प्रिपरेशन करके आनी है घर से। इसी तरह कुछ चीज़ें हैं जो हमने देखनी है। तो आपको उसने सम गाइडलाइंस कही हैं, और ये आई थिंक आपके पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप इसमें 3 to 4 भी लिख देंगे तो वो कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये देख लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वी नीड टू टैग रिक्वायरमेंट्स विद सर्टेन एट्रीब्यूट्स इन ऑर्डर टू मैनेज देम। कहता है कि हमें ज़रूरत है कि हमारे पास जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं ना, जो जो रिक्वायरमेंट्स हमने पूरी करनी है, हमने देखा था ना ऊपर कि रिक्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा एरर आते हैं। तो कहता है कि आप रिक्वायरमेंट्स को एट्रीब्यूट्स के नाम, एट्रीब्यूट्स यानी कि आप उन्हें कोई नाम दे दें, ठीक है। ऐसे नाम दे दें जिससे वो प्रॉपरली अरेंज हो जाएं ऑर्डरली फैशन में, और फिर हम उन्हें इजीली एक एक को उठा के सॉल्व करते जाएं और हमारी रिक्वायरमेंट फेज़ में ज़रा प्रॉब्लम ना आए। तो वो रिक्वायरमेंट्स जो हैं उन्हें हमने टैग करना है, तो क्या टैग उन्हें किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 11 लिखी हुई हैं, और उसने हमसे कोई 2 पूछी हैं। तो आप इन 11 में से कोई से भी 2 लिख सकते हैं। तो आपने उन्हें क्या करना है, जैसे रिक्वायरमेंट, सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपकी आईडी होनी चाहिए वहाँ पे। तो आपने पहले रिक्वायरमेंट का नाम लिख दिया, रिक्वायरमेंट आईडी, यानी कि हमें आईडी चाहिए। फिर आपने लिखा क्रिएशन डेट, डेट क्रिएट करनी है। क्रिएटेड बाय, किसके ज़रिए क्रिएट किया गया है। लास्ट मॉडिफाई ऑन, लास्ट मॉडिफाइड बाय। वर्जन नंबर, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप पूरा जो है वो प्रोग्राम इशू कर दें और आपने उसे वर्जन नंबर ही नहीं दिया। तो इस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उन्हें अगर नाम दे देंगे और इस तरह उनकी लिस्ट बना लेंगे तो इजी हो जाएगा। आप एक एक उठाते जाएंगे, उन्हें चेक करते जाएंगे और कवर करते जाएंगे, तो वो सारी आपकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर वो 2, कोई से भी 2 पूछ रहा है तो आप इनमें से कोई सी भी 2 उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग रिस्ट्रक्चरिंग, जब आप प्रोग्राम को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, वी मॉडिफाई सोर्स कोड एंड डाटा। तो हम सोर्स कोड और डाटा को मॉडिफाई करते हैं, तो इसके बेनिफिट्स आपने बताने हैं क्या होंगे। तो देखें, जब हम कोड को रिस्ट्रक्चर करते हैं तो हमारा फंक्शन सेम रहता है, लेकिन हमारी क्वालिटी जो है वो ओरिजिनल प्रोग्राम के मुकाबले में हाई हो जाती है। क्या होता है कि जब हम कोड को रिस्ट्रक्चर करते हैं तो हमारा फंक्शन सेम रहता है, लेकिन क्वालिटी जो है वो हाई हो जाती है, ठीक है। ये हो गया सोर्स कोड। और डाटा के बारे में क्या होता है कि जब हम डाटा को रिस्ट्रक्चर करते हैं तो हम अपने डाटा बेस को रिस्ट्रक्चर कर रहे होते हैं, यानी कि अपने डाटा बेस को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। तो ये इसके जो हैं वो हमारे पास बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है स्टूडेंट क्लेम्स डैट क्वालिटी एश्योरेंस इज़ एन अम्ब्रेला एक्टिविटी। एक स्टूडेंट है, कहता है कि क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो अम्ब्रेला एक्टिविटी है। क्या आप इससे एग्री करते हैं या नहीं करते। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि अम्ब्रेला एक्टिविटी क्या होती है। अम्ब्रेला एक्टिविटी सीरीज ऑफ स्टेप्स टू मेंटेन द प्रोग्रेस, क्वालिटी, चेंज एंड रिस्क ऑफ सॉफ्टवेयर। किसी सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी क्वालिटी को, उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, जो उसके रिस्क हैं, इन सब को मेंटेन करना स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना, वो हमारे पास अम्ब्रेला एक्टिविटी होती है। तो अगर आप देखें तो क्वालिटी एश्योरेंस जो है ये हमारे पास अम्ब्रेला एक्टिविटी होती है। तो येस आई एग्री, SQA इज़ एन अम्ब्रेला एक्टिविटी डेट इज़ अप्लाइड थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर प्रोसेस, जिसे पूरे सॉफ्टवेयर पर अप्लाई किया जाता है। ये एक अम्ब्रेला एक्टिविटी है, क्यों, क्योंकि ये बाउंड होती है रेंज ऑफ प्रोसेस, ये मुख्तलिफ प्रोसेस करती है। कौन से, प्लानिंग करती है, टेस्टिंग करती है, रिस्क मैनेजमेंट करती है, और इंश्योर ओवरऑल प्रोडक्ट क्वालिटी, और ओवरऑल जो प्रोडक्ट क्वालिटी है उसको भी इंश्योर करती है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास जो है अम्ब्रेला एक्टिविटी होती है।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, कहता है कि आपने ऐसी 2 प्रॉब्लम्स बतानी है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फेस करेगी जब एससीएम उसने जो है प्रॉपरली नहीं किया। एससीएम का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो कहता है कि जब आपने सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट अच्छे से नहीं की, एक तो आपको बात पता होनी चाहिए कि जब आप सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करते तो उसका इफ़ेक्ट आपकी डेवलपमेंट फ़ेज़ पे भी होता है, इसका आप टेस्टिंग फ़ेज़ पे भी होगा, जब आपने शिपिंग करनी है उससे पहले भी उसका इफ़ेक्ट होगा, शिपिंग करने के बाद भी इफ़ेक्ट होगा, मतलब हर जगह पे इसका इफ़ेक्ट होगा। तो उसने कहा है कि आपने जब प्रॉपरली इसे नहीं किया, ये क्या है, एससीएम को जब आपने प्रॉपरली नहीं किया तो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रॉब्लम्स आनी है ना, वो आपने 2 प्रॉब्लम लिखनी है। तो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को जो 2 प्रॉब्लम आती हैं वो सबसे पहले तो ये होती है कि उन्होंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, ठीक है ना। कि सबसे पहले तो उन्हें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम है क्या। जब उन्हें पता चल गया है कि ये प्रॉब्लम है, उसके बाद उन्हें प्रॉब्लम को ट्रैक करना है कि आखिर ये प्रॉब्लम जो है ये कहाँ पे है, किस जगह पे है, इसकी रूट कहाँ पे है, ठीक है। तो ये 2 मेन प्रॉब्लम्स होती हैं जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को आती हैं। लेकिन अगर वो कोई और पूछ लेता है तो फिर आपने उसी हिसाब से आंसर देने हैं। मैं आपको शो करवा देती हूँ, ये देखें, ये हमारे पास लिखी हुई हैं। ये हमारे पास जो है डेवलपमेंट की 2 प्रॉब्लम्स हैं, और अगर ये प्रॉब्लम आ जाए तो फिर हमें ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। और ये हमारे पास वो कहता है कि फिर आपको वर्जन सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो उसने यहाँ लिखी हुई हैं। फिर इसके बाद वो कहता है कि ये आपकी डिलीवरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, वो उसने डिलीवरी प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। और इस तरह जो है आपको मुख्तलिफ़ हिस्सों में प्रॉब्लम आ जाती हैं अगर आप जो है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सही से नहीं करते। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, कहता है कि लिस्ट एट लीस्ट 2 फैक्टर्स, आपने ऐसे 2 फैक्टर्स लिखने हैं डेट मेक इट डिफ़िकल्ट टू डेवलप अ ट्रेसेबल। आपने किसी चीज़ को ट्रेस करना है, कोई आपके जो है वो एरर आ गया है, कोई बग आ गया है, आपने उसे ट्रेस करना है। तो कहता है ऐसे 2 फैक्टर्स बताएं जो इस ट्रेसिंग को डिफ़िकल्ट बनाते हैं। तो देखें, ट्रेसिंग को डिफ़िकल्ट ऐसी चीज़ें बना सकती हैं जब आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं की। हमने रिक्वायरमेंट को बहुत दफ़ा डिस्कस कर लिया, और रिक्वायरमेंट बहुत जो है इम्पोर्टेंट फेज़ है। अगर आप रिक्वायरमेंट इनकम्प्लीट कर देते हैं तो आप जो है फिर अपने ट्रेसिबिलिटी अच्छे से नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह आप अगर एम्बिगियस लैंग्वेज यूज़ करते हैं तब भी यही होता है। अगर आप अपने स्टेक होल्डर जो हैं उन्हें इन्वॉल्व नहीं करते, आप रिक्वायरमेंट्स नहीं लेते, या आपने उनसे नहीं पूछा कि क्या करना है और ख़ुद से ही सब कुछ कर दिया, तभी ये प्रॉब्लम आ सकता है। स्कोप चेंज हो गया है तब ये प्रॉब्लम आ सकता है। आपने जो सपोर्टिंग टूल थे वही मिस कर दिए हैं, तब भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो आपने कोई से 2 फैक्टर्स इसमें से लिख देने हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, फॉर सर्टन एप्लीकेशंस, उसने कहा है कुछ एप्लीकेशन है हमारे पास। पहली एप्लीकेशन P1 है, तो उसको जब हमने मेंटेनेंस उसकी करवाई तो उस पर जो है वो ये कॉस्ट आई है, ठीक है। एक एप्लीकेशन है उसका नाम P2 है, उसकी जो हमारे पास कॉस्ट है वो ये आई है। इसी तरह वो कहता है P3 जो है उसकी कॉस्ट ये आई है, और एक उसने L दे दिया है, यानी कि एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है सिस्टम की। सिस्टम जो है वो 4 साल तक चल सकता है, तो आपने इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट फाइंड कर देनी है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट का ये हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है। मैंने यहाँ 2 फार्मूले लिखे हैं, एक री इंजीनियरिंग का और मेंटेनेंस कॉस्ट का। ज़्यादातर मेंटेनेंस कॉस्ट का ही आता है, लेकिन फिर भी आपको री इंजीनियरिंग का भी आना चाहिए, तो ये भी आप देख लीजिएगा। मेंटेनेंस कॉस्ट का क्या है कि आपने P3 में से P1 और P2 को माइनस कर देना है, यानी कि क्या करना है, आपने सबसे पहले P1 और P2 को प्लस करना है और इसे P3 से माइनस कर देना है। जो आंसर आएगा उससे L से मल्टीप्लाई करना है, तो आपकी जो है वो मेंटेनेंस आ जाएगी कॉस्ट की। लेकिन आपने फार्मूला भी याद रखना है, पहले आप फार्मूला लिखेंगे, फिर आप नीचे इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और इसे सॉल्व कर देंगे। तो ये इस तरह जो है आपका क्वेश्चन हो जाएगा, और ये मेरे ख्याल में लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास। तो अगर आप देखें तो आप एक फार्मूला याद रख के 5 मार्क्स जो हैं बड़ी इजीली अटेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास वो भी उसने एक हमें इसी तरह फॉर्मूले की बेस में क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है कि आपके पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें टेक्निकल रिस्क जो है वो 50% है, और उसकी कॉस्ट ये है। बिज़नेस रिस्क की प्रोबेबिलिटी जो है वो 30% है, और उसके कॉस्ट ये है। स्पोर्टिंग रिस्क जो है
वो 10% चांसेस हैं और उसके ये आपके पास कॉस्ट है, इस तरह उसने नीचे बिजनेस और स्पोर्ट के दिए हुए। तो कहता है कि आपने क्या करना है, रिस्क एक्सपोजर फाइंड करना है। रिस्क एक्सपोजर जो है ये आपकी बुक में नोट्स के अंदर RE की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो RE फाउंड करने का क्या फार्मूला होता है कि आपने प्रोबेबिलिटी को कोस से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो प्रोबेबिलिटी को कोस से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे कि एक तो यही आपके पास प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है ना 50, लेकिन ये जो 50 है ये इसे आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रोबेबिलिटी है। आप 50% है तो 50 को 100 से आप डिवाइड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेनी है, उसको आपने इसकी कोस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास जो है वो आपके पास ER आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबकी ER निकाल लेने हैं। कितनी उसने ये 3 आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो आपने तीनों के ER निकाल लेने हैं। और उसके बाद वो कहता है कि आपने टॉप 2 रिस्क बताने हैं, तो जिन 2 की वैल्यू ज़्यादा होंगी वो टॉप 2 होंगे, वो आपने बता देने हैं। बस यही आपका क्वेश्चन है। तो मैंने आपको जो है फुल इस पास पेपर करवा दिए हैं। आई होप इसमें से आपका पेपर आएगा और आपका पेपर अच्छा होगा। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।